हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 300 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर्स कवर करेंगे। ये 300 से ज़्यादा होंगे। 300 प्लस लिख रहा है तो ये 400 के आसपास हो सकती हैं, 500 के आसपास भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं, मैंने सारे के सारे जितने भी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और देखिए दोस्तों, इस बुक में जो हमारी सीरीज चलेगी है, इसमें मैं 4 बुक्स का कलेक्शन भी दे रहा हूँ, यानी कि 4 बुक्स हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट हमारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर रही हैं सारी की सारी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। और ये मैं इसको पार्ट वाइज ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बाद में इसके एक मैं मैराथन वीडियो मतलब ज्वाइन करके इसके एक मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके दोस्तों, फिर चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जैसे कि हु हैज़ कॉइंड इट। एक टर्म दी गई है, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। ये देखिए एक टर्म है, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। ये पूछा रहा है कि ये टर्म किसने दी है। तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है वर्ड्सवर्थ है, एस टी कॉलेज है, टी एस इलियट है, आई ए रिचर्ड्स है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस टी कॉलेज। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे 4 राइटर हैं, 4 राइटर्स में से मैं किसी भी एक राइटर्स के बारे में एक क्वेश्चंस की थोड़ी सा डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपकी जो लिटरेचर है उसकी भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, जैसे इसमें से मैंने पहला राइटर वर्ड्सवर्थ है, तो वर्ड्सवर्थ के 8-10 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो थोड़ा सा इससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जो लिटरेचर के साथ साथ हम थोड़ा सा जो राइटर्स हैं हमारे, उनको भी हम कवर करते चलेंगे डिटेल थोड़ा सा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कभी एस टी कॉलेज की डिटेल जान लेंगे, थोड़ा सा टी एस एलियट का जान लेंगे, या कोई शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर आएगा, या कोई और राइटर आएगा, तो इस तरीके से मैंने इंक्लूड किया है। और जैसे भी फिलहाल आपका रेस्पॉन्स हो, तो प्लीज़ अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा, तो इस तरीके की जो एडिशन है मैं इसमें एडिशन करूँ या नहीं करूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, चलिए, तो जैसे इसका आंसर एस टी कॉलेज हो गया है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं हम। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की है, तो इसे देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था। तो 7 अप्रैल 1770 में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, कहाँ हुआ था, कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये 2 राइटर ऐसे हैं जो विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसकी कंप्लीट डेट पूछी जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो इनकी डेट ऑफ बर्थ हो या इनकी डेथ ऑफ बर्थ हो। अब देखिए, इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई है 23 अप्रैल 1850 में। देखिए, अप्रैल में ही इनका जन्म होता है और अप्रैल में ही इनकी डेथ होती है दोस्तों। अब पूछा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनकी डेथ किस बीमारी से हुई। तो पिलुजरी एक बीमारी होती है जो फेफड़े, जो हमारे लंग्स होते हैं, उसी से रिलेटिव होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उनकी एज कितनी एज थी जब उनकी डेथ हुई थी। तो 80 वर्ष की वो थी दोस्तों। ठीक है, और ध्यान देंगे उनको जो बरीड किया गया था, यानी कि बरीड का मतलब होता है कि इनको दफन कहाँ किया गया था, तो ग्रासमेर चर्चयार्ड में इनको दफन किया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि उनके फादर कौन है। तो फादर का ध्यान रखना है, जॉन वर्ड्सवर्थ हैं, और मदर की बात करें तो एन कोक्शन है। ठीक है, और वाइफ की बात करें तो वाइफ इनकी मैरी हचिंसन थी। ठीक है भाई, मैरी हचिंसन। और इनकी एक बिलव्ड भी रही थी। बिलव्ड का मतलब जानते ही हैं आप, ठीक है, गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, एनेटी बेलन। एनेटी बेलन के साथ इनका अवैध संबंध रहे, जिससे इनकी एक बेटी पैदा हुई, कैरोलिन। ये फ्रेंच लेडी थी। ठीक है, जब फ्रांस में ये अपनी सिस्टर डोरॉथी वर्ड्सवर्थ के साथ जब कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पर इनसे एनेटी बेलन से प्रेम हो जाता है उनको, जैसे अवैध संबंध रहते हैं उससे के उसी से इनकी एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम क्या है, कैरोलिन, बेबी चाइल्ड। ओके दोस्तों, कहा जाता है कि इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट्स लिखी हैं। तो क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में 523 नहीं मिले तो आपको 500 प्लस मिल जाए तो 500 प्लस लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लेकिन नेट पर आप जानकारी करेंगे तो 523 सोनेट्स ही आती हैं। एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहा है लिरिकल बलाइड्स। तो लिरिकल बलाइड्स आपसे इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल। तो आपको ध्यान रखना है कितने क्वेश्चन बनेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे इससे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि लिरिकल बलाइड्स में कितनी पोएम्स थी, तो आपका आंसर जाएगा 23 पोएम्स थी। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लिरिकल बलाइड्स किन 2 राइटर ने मिलकर लिखी थी, उसे बोलते हैं कोलैबोरेशन। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज दोनों ने मिलकर इसको लिखा था। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि
23 पोएम्स में से कॉलेज की कितनी पोएम्स थी और वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम्स थी? तो देखिए 4 पोएम्स थी हमारी कॉलेज की, और 4 में से पहली पोएम जो लिखी थी वो कौन सी थी हमारी? द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ओके। और 19 पोएम्स लिखी थी हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और उनकी लास्ट पोएम 19 में से लास्ट कौन सी थी? टिंटन अबे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि जो हमारी लिरिकल बालाइड्स है इसकी फर्स्ट पोएम कौन सी थी? तो फर्स्ट पोएम जो थी इनकी एस.टी. कॉलेज ने लिखी थी ये, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसी लिरिकल बालाइड से कि लास्ट पोएम इसकी कौन सी थी? तो लास्ट पोएम थी इसकी टिंटन अबे। किसने लिखी थी? ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है। आपसे कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि लिरिकल बालाइड्स का फर्स्ट एडिशन कब आया था, यानी कि फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी? तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुई थी 1798 में हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एडिशन कब आया था, है ना? तो 1798 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। तो पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूसरा एडिशन कब आया था? तो 1800 में आया था। एक क्वेश्चन इसका यहाँ से ये बनता है कि जब 1800 में सेकेंड एडिशन हमारा आया था तो उसमें एक प्रीफेस नाम का वर्ड ऐड होके आया था, यानी कि जब ये दोबारा पब्लिश हुई थी बुक तो इसमें प्रीफेस नाम का एक वर्ड था जो इसमें ऐड किया गया था। ओके, अब देख लेते हैं दोस्तों थर्ड एडिशन कब आया था। तो थर्ड एडिशन आपको ध्यान रखना है 1802 में आया था, और उसमें ये अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शंस ये वर्ड, ये जो एक पूरी फ्रेज है ये इसमें एडिट की गई थी। ओके दोस्तों, अब फोर्थ एडिशन देखिए कब आया था। तो फोर्थ, इसमें केवल 4 ही एडिशंस आए थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लिरिकल बालाइड्स के कितने एडिशंस आए थे? तो आपको ध्यान रखना है 4 एडिशंस आए थे। ओके, लास्ट एडिशन 1805 में आया था दोस्तों। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है आपका 1805। तो इस तरीके की डिटेल में आपको मतलब हर राइटर की कहीं ना कहीं डालते रहूँगा। जैसे 8-10 क्वेश्चन पढ़ लिए, कहीं ना कहीं भी एक राइटर की डिटेल थोड़ी सी डाल दी हमने। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारे जो लिटरेरी राइटर हैं लिटरेचर के, तो उनका थोड़ा प्रैक्टिस होता रहेगा, और हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। जहाँ नीड होगी क्वेश्चन की ये डिटेल बताने की तो वहाँ डिटेल जरूर बताऊँगा। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है द टर्म इज यूज्ड फॉर ए वर्ड टू गवर्न 2 और मोर वर्ड्स थ्रो इट इज़ अप्रोप्रिएट टू ओनली वन है यहाँ पे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ही ब्रोक हर रिलेशन एंड, ही ब्रोक करता है अपने हर रिलेशन को एंड हर हर्ट को। तो इससे एक रिलेटिव एक वर्ड होती है, वो फिगर ऑफ स्पीच होती है हमारी जियोग्मा। तो इसका आंसर फिलहाल अभी नॉर्मल ध्यान रख लेंगे, इसका आंसर है दोस्तों जियोग्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्रीविएशन ऑफ ए लॉन्गर टर्म बाय टेकिंग द इनिशियल लेटर। एब्रीविएशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए दोस्तों, एब्रीविएशन का मतलब होता है जैसे कोई वर्ड है हम उसको शॉर्ट में लिख देते हैं ना। जैसे मेरा नाम सुनील बंसीवाल है तो मैं शॉर्ट में लिख दूँ ऐसे भी, है ना, तो उसका मतलब होता है शॉर्ट में लिखना। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्रोनियम। एक्रोनियम का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त में करके लिखना। ओके दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इन 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। लेकिन ये जो सिनोनियम्स है, एक वर्ड होता है एंटोनियम्स, है ना, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, इनकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों। तो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की स्पेलिंग भी याद रखना, ये कहीं ना कहीं लिखने में हमसे गलती हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ना मैंने इनका ईयर इंक्लूड नहीं किया है कि ये बता रखा है कि ये कौन से उसमें पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, यूपी टीजीटी में, या डीएसएसबी में पूछा गया है, या पूछा गया है हमारा झारखंड पीजीटी में, या आरपीएससी में। ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ये है फोर्थ हमारा कि कैम्ब्रिज स्कूल किस चीज़ को रेफर्स करता है। देखिए एक ग्रुप होता है 20 राइटर्स का। ठीक है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 20 है, लेकिन यहाँ 20 नहीं है। ऑप्शन नंबर ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ये तो हमारा आंसर नहीं होएगा, है ना। यहाँ भी 20 है, लेकिन 20 क्रिटिक्स हैं। 20 सेंचुरी के क्या हैं? क्रिटिक्स हैं। यहाँ पे 20 स्टोरी राइटर्स दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है? प्रोज राइटर्स दे दिया है। तो ये अपने आप में गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, इस वीडियो से हमें एक फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आप कहीं सडनली आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया है ना, बाई बस जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं, या सोने के लिए जा रहे हैं, या कहीं आराम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। 2 टाइम्स स्पीड करके इस वीडियो की आप कम से कम 100-150 लगभग 100-150 उसमें जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं स्पीड करके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि कहीं लेटने को मन कर रहा है, जैसे भी आप सोने भी जा रहे हों, तो भी आप अपने मोबाइल में लगाइए स्पीड 2 टाइम्स करके इसकी, वहाँ से भी आराम से 100-50-100 जो भी है इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि फॉस्फोर वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म, इसका आंसर क्या बताना है दोस्तों, है ना, क्या है फॉस्फोरस वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डायट्राइब। ओके, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है किसी से निंदा करना, ठीक है। ह्यूमिलेशन मतलब किसी चीज़ का अपमान करना। कैथारसिस जो होता है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में, ये होता है रिलेटिंग टू ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का मतलब समझते हैं एक ऐसी स्टोरी जिसकी एंडिंग हैप्पी ना होकर क्या होती है, सैडनेस होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेजिडी। और कॉमेडी किसे कहते हैं, कॉमेडी का मतलब जिसकी एंडिंग हैप्पी होती है उसे हम कॉमेडी कहते हैं। अब इसी से रिलेटिव दो क्वेश्चन और बन जाते हैं हम, ट्रेजिडी कॉमेडी किसे कहते हैं। ट्रेजिडी कॉमेडी से कहते हैं जिसकी स्टार्टिंग तो होती है हमारी डेंजरस मतलब खतरनाक, ठीक है, लेकिन उसकी एंडिंग होती है हैप्पी, तो उसे बोलते हैं हम ट्रेजिडी कॉमेडी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ए सोशल प्रैक्टिस इट एम्बोडाइज डिफरेंट आइडियोलॉजीज थ्रू रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट। क्या है ये, देखिए डिफरेंट आइडियोलॉजीज हों, ठीक है भाई, ये एम्बोडाइज का मतलब होता है कोई प्रतीक होना, किसी चीज़ का प्रतीक होना, ठीक है, किसके थ्रू, रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्कोर्स, ठीक है भाई दोस्तों, इसका आंसर आपको याद रखना है डिस्कोर्स। ये डीएसएसबी में पूछा गया है। इन ग्रीक ट्रेजेडीज द कॉमन फॉर्म ऑफ हमरसिया, हमरसिया का मतलब होता है ट्रेजिक फिलाके होता है, ठीक है, मतलब जैसे कोई स्टोरी है या कोई फिल्म है या कोई मूवी है जो भी है, तो उसमें कोई अगर मेन एंटागोनिस्ट रहा है या प्रोटागोनिस्ट रहा है तो उसकी कहाँ वीकनेस रही है, ठीक है, क्या उसमें मतलब वो घमंडी है, प्राइड है या एम्बिशस है, इस तरीके का वर्ड होता है ये हमरसिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैब्रिस। हैब्रिस का मतलब क्या होता है, प्राइड। प्राइड का मतलब समझते हैं घमंड होना, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हेलेनिज्म एंड हैब्रिज्म आर द टर्म्स गिवन बाय, ये किसने दी है, तो दोस्तों मैं बता दूं ये टर्म जो दी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने दी है। और मैथ्यू अर्नोल्ड को सबसे बड़ा क्रिटिक्स कहा जाता है, कहा जाता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स किया है, मतलब क्रिटिक्स मतलब हर किसी की निंदा की है, ठीक है, क्रिटिक्स, इनको सबसे बड़ा क्रिटिक्स बोला जाता है। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा सा जानकारी मैंने यहाँ ऐड करी है, किसके बारे में, विलियम शेक्सपियर, सॉरी हाँ विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी जानकारी। इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है अपॉन, यहाँ पे आपको लगाना है अपॉन, क्या लगाना है अपॉन, यहाँ पे आपको अपॉन का ही ध्यान रखना है। ऑन लिखो है मिल सकता है, इनटू मिल सकता है, लिखो है कुछ भी मिल जाए आपको, उससे मतलब नहीं, सिर्फ आपको अपॉन लगाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इनका जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड। ओके, एवन जो है एक नदी है और स्ट्रैटफोर्ड जो है ये विलेज है, ठीक है भाई। एवन जो है क्या है, एक मिनट, एवन जो एक नदी का नाम है और स्ट्रैटफोर्ड जो है ये क्या है, एक विलेज है, ठीक है, अपॉन एक प्रीपोजिशन है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और देखिए इनको 26 अप्रैल 1564 में इनको एक होली ट्रिनिटी चर्च थी, होली ट्रिनिटी चर्च थी, वहाँ से इनको बैप्टाइज किया गया था, मतलब वहाँ से ये मिले थे, तो वहीं से ही पता चला था इनके बारे में कि इनका जो जन्म हुआ था 23 अप्रैल में हुआ था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर 3 दिन के बाद उस बच्चे को लाया जाता था, ठीक है। अब इनकी डेथ की बात करें तो डेथ इनकी कंप्लीट याद रखनी है। देखिए 23 अप्रैल 1564 में ही इनका जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1616 में ही इनकी डेथ हो गई, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फादर की बात करें तो जॉन शेक्सपियर थे और इनकी मदर की बात करें तो मैरी आर्डन थी। किड्स की बात करें तो इनके 3 बच्चे थे, 3 बेबी थे, एक इनकी सुजैना बेटी थी और 2 ट्विंस थे जिसमें हैमलेट एंड जूडिथ थे। हैमलेट एक बेटा था और जूडिथ एक लड़की थी, ये जुड़वा थे दोनों के दोनों। हैमलेट की सडनली डेथ हो जाती है अचानक किसी बीमारी के कारण, अननोन बीमारी के कारण, इसमें पता ही नहीं चलता है, बुक में भी इस तरीके से मेंशन किया है दोस्तों, ठीक है। फिर इनकी बात कर लेते हैं 4 ग्रेट ट्रेजेडीज की। तो ट्रेजेडी जो ट्रेजेडीज है हमारी ये, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, इसका सीक्वेंस पूछा गया है, जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं तो इनका सीक्वेंस क्या था। तो HOKM से आपको याद रखना है। HOKM का मतलब क्या हो गया, पहले हैमलेट है, फिर हमारी ओथेलो है, फिर किंग लियर है, फिर क्या है मैकबेथ है। इनका आपको ये भी ध्यान रखना है पब्लिश ईयर, यानी कि 1623 जो फर्स्ट फोलियो आया था सारी की सारी 1623 में पब्लिश हुई थी। तो हैमलेट जो आई थी हमारी 1601 में आई थी, ठीक है, ध्यान रखना पब्लिश हुई थी। उसके बाद सब जैसे ये ओथेलो है 1604 में पब्लिश हुई है, ये 5 में हुई है और ये 6 में हुई है, ये लगातार 4, 5, 6 में हुई है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है।
और मैं बता दूं दोस्तों एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर कि ये तो सारे वर्क इनके पब्लिश्ड हुए थे, किस में हुए थे, इनका फर्स्ट फॉलियो आया था 1623 में। ठीक है भाई। तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके कितने फॉलियो आए थे टोटल। तो सबसे पहला सवाल तो आपका ये है कि इनके 4 फॉलियो आए थे। फर्स्ट फॉलियो 1623 में आया था, और सेकंड फॉलियो की बात करें तो इसी को उल्टा करके लिख देंगे 23 को, तो 32 हो जाएगा। 1632 में आया था। और थर्ड फॉलियो जो आया था 1663 में आया था। और फोर्थ फॉलियो जो आया था 1685 में आया था। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी क्वालिटी ऑफ एक्सिमिलर फूलिश, प्राइड एंड डेंजरस। देखिए फूलिश, प्राइड, डेंजरस का मतलब अभी हम पढ़ चुके हैं ना, इतने ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा होब्रिस। बस इतना ही ध्यान रखना है इससे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, पूरी लैंग्वेज को मत पढ़ो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समवन हु ट्राइज टू डिस्ट्रॉय। देखिए कोई आइडियाज़ हो हमारे, है ना, कोई इंस्टीट्यूशंस हो, उसको हम डिस्ट्रॉय करने वाले जो बंदे होते हैं, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आइकोनोक्लास्ट। डिस्ट्रॉय आप जानते हैं, डिस्ट्रॉय का मतलब किसी को विनाश कर देना, किसी का नष्ट कर देना। ठीक है। अथीस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अथीस्ट का मतलब होता है जो गॉड में बिलीव नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ए हटा दें, अगर इससे पहले हम ए हटा दें तो इसका मतलब क्या हो गया? थीस्ट हो गया। एक मिनट, अगर इससे हम पहले ए हटा दें तो इसका मतलब हो गया थीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या हो गया? कि भगवान में विश्वास करने वाला। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या है? एक टर्म दी गई है लिंगुआ फ्रैंका, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा एरर हो गया है। कुछ टर्म्स दी गई हैं जैसे कि पिलोट है या फैबल है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? माइथोस होता है। करेक्टर है, इसका मीनिंग क्या होता है? इथोस होता है। डिक्शन का लेक्सिस होता है। थॉट का डियोना होता है। स्पेक्टेकल का ऑप्सिस होता है ना। मेलोडी का मीनिंग क्या होता है? मिलोस होता है। तो इस तरीके से ये टर्म्स दी गई हैं। तो वो कह रहा है ये सारी टर्म्स किसकी हैं? ट्रेजिडी की हैं। किसके अकॉर्डिंग हैं? तो आपका जवाब है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेंगे आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं दोस्तों। ठीक है, पीजीटी एक अच्छा लेवल होता है तो उसमें पूछे गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में, ब्रूटस है पीस काउंट द क्लॉक, कैसियस क्लॉक एज स्ट्राइक इन 3 हेयर, शेक्सपियर मेंशन क्लॉक। देखिए वाज नॉट इन्वेंटेड एट दैट टाइम। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि एक ऐसी चीज़ जो कभी उसका इन्वेंट ही नहीं हुआ और उसका जिक्र तुम पहले कर चुके हो। माना कि आप ऐसा समय चल रहा है जैसे कि जूलियस सीजर में क्लॉक का रेफरेंस दिया गया है। जूलियस सीजर जो प्ले था विलियम शेक्सपियर का, उसमें क्लॉक उस टाइम इन्वेंट भी नहीं हुई थी और उसमें क्लॉक का रेफरेंस दे दिया गया, मतलब क्लॉक के बारे में बात की गई। जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में पहली बात की गई है, तो उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समय दोष, काल भ्रम या समय दोष। ठीक है, जो चीज़ थी नहीं उसको आपने क्या कर दिया? उसका जिक्र कर दिया है। एजोनेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एजोनेंस का मतलब होता है जब किसी सेंटेंस में आप किसी बोवेल्स का रिपीटेशन हो रहा हो, किसी सेंटेंस में, ठीक है, बोवेल्स का रिपीटेशन हो रहा हो, बोवेल साउंड्स का, तो वहाँ यूज करते हैं क्या? एजोनेंस। एनाकोल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या मुझे कोई बता सकता है एनाकोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए एनाकोल्यूशन का मतलब होता है लैकिंग सीक्वेंस। लैकिंग सीक्वेंस का मतलब होता है कि जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की नीड होती है ना। ऑब्जेक्ट की जगह हम नाउन या प्रोनाउन मिल सकता है, तो उसमें सब्जेक्ट का ही नहीं पता होता कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा। मतलब लैकिंग सीक्वेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस का जो सेंटेंस है सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, किसी और चीज़ से स्टार्ट हो सकता है ना। सीक्वेंस नहीं है उनका, मतलब कंप्लीट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं दोस्तों। देखिए अभी तो थोड़ा सा ये 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हार्ड, है ना, और सब वैसे इजी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि फैंसी इमेजिनेशन आर द टर्म्स गिवन बाई। ये कॉलेज ने टर्म्स दे दी दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये टर्म्स किसने दिए? कॉलेज ने। अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा पीवी शैली के बारे में लिखा है कि पीवी शैली का जो जन्म हुआ है 4 अगस्त 1792 में हुआ। कहाँ हुआ? फील्ड विलेज नियर हॉर्सआर्म ससेक्स में। ठीक है, ध्यान रखना है। डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई है 8 जुलाई 1822 में, और फादर थे इनके टिमोथी शैली और मदर थी इनकी एलिजाबेथ। ठीक है, ध्यान रखना है। इनको मैड शैली कहा जाता था। किसको? पीवी शैली को। क्यों कहा जाता था? इनका रूड बिहेव देख के कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में जब पढ़ने जाते थे इनका रूड बिहेव देख के इनको मैड शैली कहने लगे थे। देखिए एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी से जैसे इनको और इनके एक फ्रेंड थे, तो एक पैम्पलेट लिख रहे थे जिसका नाम क्या था?
द नेसेसिटी एथिज्म, इनके एक फ्रेंड थे होग, थॉमस जेफरसन होग, ऐसे नाम है इनका, ठीक है। ये है, देखो लिख रहा है थॉमस जेफरसन। तो ये फ्रेंड थे इनके और ये पीबी शैली थे। इन्होंने एक वर्क लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। तो इसके चक्कर में इनको इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, इनके फ्रेंड के साथ दोनों को निकाल दिया गया था, ठीक है। तो सैली वाज ड्राउंड, सैली जो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैली की जो मौत हुई थी वो डूब के मौत हुई थी। कहाँ, किस बोर्ड से? एक बोर्ड का नाम था, देखिए सबसे पहले इटालियन कोस्ट अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस द वे ऑफ द स्पेजिया, यानी कि एक गुल्फ था, मतलब एक गड्ढा मान लीजिए ऐसे, जहीं समुद्र में जा रहे थे किसी जहाज नाव से, तो उसमें टकरा गई इनकी नाव और उसमें डूब के ये मर गए थे, ठीक है। तो उसका गड्ढे का नाम पूछा जा सकता है, तो द वे ऑफ स्पेजिया, ये है द वे ऑफ स्पेजिया, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से स्पेजिया का ये तो पूछा नहीं गया, लेकिन ये पूछा गया है कि उस बोट का नाम क्या था। तो बोट का नाम था एरियल। अगर ओरिजिनली पूछे तो ओरिजिनल नाम था जॉन डॉन। इनमें से एक ही मिलेगा वैसे, ठीक है, ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी वाइफ थी हरिट वेस्टब्रुक। हरिट वेस्टब्रुक से इनकी शादी हो गई, लेकिन इसी के साथ रहते रहते कि इनकी पहली वाइफ, इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी मैरी गॉडविन से, ठीक है, जो इनके एक आदर्श थे, मतलब इनके एक कहते हैं ना, गुरु थे कोई, गॉडविन नाम था उनका। तो उनकी बेटी से इनको प्रेम हो गया था मैरी गॉडविन को, तो उससे भी शादी कर ली। जबकि इनकी पहली बीवी थी हैरिट वेस्टब्रुक, और उसके होते हुए भी इन्होंने शादी कर ली। तो उसकी पहली बीवी ने 1816 में अपने आप को सुसाइड कर लिया था, ठीक है, वो भी मतलब डेथ हो गई थी इनकी। दो इंपॉर्टेंट वर्क है इनके, ध्यान रखना है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है एक, इसका टाइटल पूछा जाता है तो लाउन एंड सिंथिया है, ठीक है भाई। देखिए द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में इसका टाइटल पूछा जाता है, तो टाइटल क्या है इनका? लाउन एंड सिंथिया। कंप्लीट टाइटल पूछा जाएगा तो कंप्लीट ये है द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, ए विजन ऑफ 19th सेंचुरी, ओके। अब देखिए एडोनेस है, एडोनेस बड़ी प्यारी इनकी पोयम है, तो ध्यान रखना इट वाज ए पेस्टोरल एलिजी। सबसे बात तो ये ध्यान रखना, ये क्या थी? एक पेस्टोरल एलिजी थी। पेस्टोरल एलिजी क्या होती है? जैसे कि किसी की डेथ पे लिखी जाती है, तो ये इसी की डेथ पे लिखी गई थी, जॉन कीट्स की डेथ पे इन्होंने लिखी थी। सबसे पहले ध्यान रखना है कि एडोनिस किसका वर्क था? पीबी शैली का वर्क था। ये अपने आप में क्या थी? एक पेस्टोरल एलिजी थी, जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी, ओके दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इलियट हैज़ एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन द इम्पर्सनैलिटी ऑफ द पोइट्री एंड द पोएटिक प्रोसेस इन हिज एसे एंटाइटल्ड। तो देखिए ये जो एक्सप्रेस करे हैं, ये जो वर्ड्स इन्होंने टी.एस. एलियट ने, ये अपने एक ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स 1919 में एक्सप्रेस करे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पोएम की एक डेफिनेशन दी गई है। पोएम की डेफिनेशन काफ़ी राइटरों ने अलग अलग तरीके से दी है, तो आपको पोएम की डेफिनेशन अच्छे से सारी की सारी याद कर लेनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, वैसे मैं सब करा दूंगा, आप टेंशन नहीं, लेकिन यार पेशेंस रखें और थोड़ा अपना सपोर्ट जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरह के कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ डेफिनेशन दी है कि पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, है ना। ये जो डेफिनेशन दी है, ये दी है हमारी टी.एस. एलियट ने, ओके, ये ध्यान रखना है। एक फ्रेज है हमारी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, तो इसको किसने ऑकर्स किया है, यानी कि किसकी टर्म्स है ये, किसकी हमारी फ्रेज है ये? तो देखिए एलियट की है, और एलियट का ही एक वर्क है मेटाफिजिकल पोएट्स, तो इन्होंने इसमें इसको एक्सप्रेस किया है। मेटाफिजिकल पोएट्स ये किसका? ये भी टी.एस. एलियट का है। तो ये जो टर्म्स दी गई है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये भी टी.एस. एलियट की है, लेकिन इसको किस में ऑकर्स किया है इन्होंने? इस चीज़ में ऑकर्स किया है। टी.एस. एलियट का एक वर्क था मेटाफिजिकल पोएट्स। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स है, ये भी टी.एस. एलियट का वर्क है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स है, ये भी टी.एस. एलियट का वर्क है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वाई विच फ्रेज डज एलियट मीन? डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ द थॉट ए रिएक्शन ऑफ थॉट्स इनटू फीलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ओके दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू डज इलियट हैमलेट डिफेक्टेड एंड आर्टिस्टिक फेलियर? देखिए ऐसा कौन सा वर्क था जो टी.एस. का हैमलेट था, जिसको टी.एस. एलियट का नहीं, उसका विलियम शेक्सपियर का हैमलेट। तो टी.एस. एलियट ने हैमलेट को क्या बताया था? आर्टिस्टिक फेलियर बताया था। इस वर्क को क्या बताया था? फेलियर बताया था। लेकिन किसके अकॉर्डिंग बताया था? टी.एस. एलियट का एक वर्क था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया? इसको हैमलेट को फेलियर बताया।
और अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे, सक्सेस किसको बताया था ऑब्जेक्टिव को ऑफ कोरिलेटी के अकॉर्डिंग, तो वो था मैकबेथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है आपसे, शेक्सपियर का एक वर्क है सक्सेसफुल इन फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी के अकॉर्डिंग, है ना, टू एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ द करेक्टर विच ड्रामा इज इट। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के अकॉर्डिंग उसको क्या बताया गया है, सक्सेसफुल बताया गया है। तो कौन सा वर्क है वो, मैकबेथ। और फील्ड की बात करेंगे तो क्या आएगा, हैमलेट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, जो पिछला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, द कंसेप्ट ऑफ द वाइट मैन्स बर्डन इज एसोसिएटेड विद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 टर्म्स दी गई हैं। जैसे सेंस क्या होता है ना, ये बताएगा। तो व्हाट इज एक्चुअली सेड, जो तुमने कहा हो वही तुम्हारा सेंस होता है। फीलिंग क्या होती हैं, द राइटर्स के जो इमोशनल एटीट्यूड्स होते हैं ना टुवार्ड्स इट्स, किसी की तरफ, तो उसे कहते हैं फीलिंग। तो टोन क्या होती है, टोन होती है हमारी द राइटर्स का जो एटीट्यूड होता है ना टुवार्ड्स हिज रीडर, जो रीडर है उसका, रीडर पढ़ने वाला, सामने वाला बंदा, तो उसको टोन कहते हैं, जिसके सामने वो किसी बात को बोलता है। इंटेंशंस क्या होती है, द राइटर का जो पर्पस होता है वो इंटेंशंस होती है, या इफेक्ट ही इज एमिंग, जिस चीज़ पर वो एम कर रहा है, फोकस कर रहा है अपना, ठीक है, जो टारगेट बना रहा है, उसे बोलते हैं हम इंटेंशन। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे टीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, पूछा गया कि आयम्बिक पेंटामीटर्स क्या होता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर्स देखिए 5 सिलेबल से मिलकर बनता है, जिसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड की बात की जाती है। सबसे पहले अनस्ट्रेस आएगा, फिर आएगा स्ट्रेस। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें 5 सिलेबल्स नहीं है, इसमें 5 सिलेबल्स नहीं है, यहाँ 5 सिलेबल्स लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अनस्ट्रेस, देखिए ये है ऑप्शन ए में, फिर स्ट्रेस। ठीक है भाई, है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अनस्ट्रेस का मतलब क्या होता है और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। देखिए जब हम किसी वर्ड पे ज़्यादा जोर देके बोलते हैं तो वो तो कहलाता है स्ट्रेस, और जिस पे हम ज़्यादा जोर नहीं देते वो कहलाता है हमारा अनस्ट्रेस। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। एनाफोरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, एनाफोरा एक ऐसी टर्म्स होती है जिसमें सक्सेसिव रिपीटेशन होता है। किसी चीज़ का क्या होता है, सक्सेसिव लगातार रिपीटेशन होता है, तो उसे बोलते हैं हम क्या, एनाफोरा बोलते हैं। तो रिपीटेशन देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहीं रिपीटेशन की बात नहीं हुई, बी में नहीं हो रही है ना, सी में नहीं हो रही, डी में ही रिपीटेशन की बात हो रही है। देखिए रिपीटिंग, लेकिन कैसा, सक्सेसिव सेंटेंस में या सक्सेसिव क्लाउज में। क्लाउज और सेंटेंस सब एक ही होते हैं। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और क्लाउज में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ग्रामर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर ठीक ठाक लेवल पर पूछी जाती है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट्स। सोनेट्स को सबसे पहले किसने, इंग्लैंड में किसने इंपोर्ट किया था। तो आपका आंसर आ जाएगा सर थॉमस वॉट ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्टर ऑफ जॉन फॉलस्टॉप इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। तो आपका आंसर आ जाएगा कैरिकेचर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ से तेज चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म इज एस आई, द डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट एस आई। देखिए यहाँ पे ना ये बाई की जगह आई है, एस आई है ना, एस आई है, तो विच मीन्स, इसका मीन्स पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका जैसे कि एस से होता है हमारा, इसका फ्रेंच रूट क्या होता है, तो होता है एस आई, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वो पूछ रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब होता है टू ट्राई, किसी चीज़ को ट्राई करना। ओके दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन, जो क्रॉनिकल प्लेज हैं वो कौन सी सेंचुरी में पॉपुलर हुए थे। तो आपका आंसर जाएगा दोस्तों 16th सेंचुरी में ये पॉपुलर हुए थे। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत मेहनत करके पढ़ना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है एग्जाम में। देखिए एक ही क्वेश्चन पर सिलेक्शन रोक देता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज, देखिए ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस थे, और ड्रामेटिक मोनोलॉग्स है कि अपने आप में ये एक पोएम से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है कि ये पोएम से आगे क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेज पूछी गई है कि द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे पहले इसने किसको यूज किया था। तो आपका आंसर आ जाएगा विलियम जेम्स ने। देखिए सब में विलियम विलियम है, लेकिन जेम्स ध्यान रखना है आपको, जेम्स। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी का मतलब होता है किसी की डेथ पर लिखी गई कोई कहानी, तो उसे बोलते हैं पेस्टोरल एलिजी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, मिल्टन की लिसिडस है, ये बर्की मिल्टन का है, लेकिन ये क्या है, एक पेस्टोरल एलिजी है।
किसकी डेथ पर लिखी गई थी? एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई थी, एडवर्ड किंग। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, मेरी भाषा को सुनना अच्छे तरीके से। एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई थी। ठीक है, सेली की एडोनिस है, सेली की एडोनिस ने जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी थी। और ये मैथ्यू अर्नोल्ड का एक वर्क है, थायरेसिस। एक राइटर थे आर्थर हेनरी हलाम, हलाम से याद रख लो आप, हलाम से याद आ जाएगा। ठीक है, आर्थर हेनरी हलाम, ये उसकी डेथ पर लिखी गई थी। तो ये जो है हमारा अलेक्जेंडर पॉपर द रेप ऑफ द लॉक, ये इनकी पेस्टोरल एलिजी नहीं है दोस्तों। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ी प्यारी सी लाइन दी गई, विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम। देखिए, अगर आपको किसी वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो गूगल जिंदाबाद है। गूगल पे एक एक वर्ड डाल के देख लो उसका मीनिंग क्या है, आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता चल जाएगा, उसका मीनिंग पता चल जाएगा। तो आप उनकी हिंदी निकालने की खुद कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जितना सेल्फ स्टडी करेंगे ना, तो अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भरोसा रखें, इतना टीचर पर भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर अपनी सेल्फ स्टडी पर। टीचर बस आपको एक रास्ते दिखाता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इनकी लाइन है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री वर्स इज ए पोएट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्फॉर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सोनेट्स इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में बताओ सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी सोनेट्स। तो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था क्वेश्चन, ये आ जाएगा इसका विट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्ड हमारा कैजुरा सजूरा, जो भी पढ़ना है उसको प्रोनाउंसिएशन में आप समझ सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कहीं ब्रेक हो जाना है किसी चीज़ का। ठीक, किसी लाइन में किसी चीज़ को ब्रेक हो जाना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हम ब्रेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टर्म है हमारी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, ये है हमारा एवनगार्डी। तो एवनगार्डी का मतलब होता है इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब क्या होता है? कोई चीज़ न्यू, किसी चीज़ का न्यू होना। ठीक है, इसका मतलब समझ सकते हैं आप, न्यू, कोई चीज़ न्यू का मतलब नया। ओके, एन एपिक क्या होता है? देखिए, एन एपिक एक पेस्टोरल लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, एपिक जो होती है ये। लेकिन मैं आपको बात करूं तो इसका आंसर यहाँ पर जो होगा ऑब्जेक्टिव होएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक वर्स क्या है? तो ब्लैंक वर्स देखिए अनराइम होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनराइम आयमिक पेंटामीटर। पेंटामीटर तो होती है आयमिक पेंटामीटर, लेकिन कैसा होता है? अनराइम होता है। देखिए, आयमिक पेंटामीटर यहाँ पर भी है, लेकिन ये राइम है। तो राइम का मतलब होता है जब किसी सेंटेंस के लास्ट में रिपीटेशन होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम राइम बोलते हैं। लेकिन जिसके लास्ट में रिपीटेशन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो उसे बोलते हैं अनराइम। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि अनराइम आयमिक पेंटामीटर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा एमेल्योरिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि कीट्स का एक वर्क है ला वैली डैम सेंस मर्जी, ये इसका आंसर क्या है ना? तो ये अपने आप में क्या है? तो ये दोस्तों एक बलाड है। ठीक है, बलाड, इसका आंसर हो जाएगा बलाड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेक्सपियर के हिस्टोरिकल हिस्ट्री प्लेज हैं ऑल टुगेदर डील विद ए पीरियड ऑफ। तो पूछा गया है शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं, तो जो कब डील विद का मतलब होता है किसी चीज़ से व्यवहार करना। ठीक है, ध्यान रखना, ये फ्रेजल वर्ब पे डील के मतलब होता है किसी पर्सन से व्यवहार करना। तो इनका पीरियड पूछा जा रहा है, तो ये 350 साल पहले की बात है। ठीक है भी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन सी थी? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनकी फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच थी हमारी सिनेक्डोची। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ। देखिए, ये जो लास्ट लाइन होती है किसकी होती है? स्पेंसरियन स्टैंजा की होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट, सोनेट का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? इटली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इनको एकदम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पेंसरियन स्टैंजा जो होता है वो 9 लाइन्स का होता है। कितने लाइन्स का होता है? 9 लाइन्स का, ये ध्यान रखना है। सैली की जो एडोनिस थी ये क्या थी? अपने आप एक एलिजी थी, जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी थी इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सैटायर। जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है किस चीज़ का, सैटायर का, वो क्या है? तो रिडिक्यूल है। ठीक है, क्या है वो? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। टू रिडिक्यूल फॉली और वाइस। ठीक है, गुण और अवगुण या हास्यजनक। रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है? हास्यजनक। द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे की बात करें तो इनका क्या है? बैकन आ जाएगा। अगर इंग्लिश ना हो, खाली ऐसे की बात हो तो मोंटेग्ने होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन है, आज कवर कर लेते हैं 100 के 100। शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट है वो क्या है अपने आप में? एक द कॉमेडी, द ट्रेजी कॉमेडी है। ठीक है, क्या है वो? ट्रेजिडी कॉमेडी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ट्रेजी कॉमेडी ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको लगाना है कॉमेडी। ठीक है भी, ध्यान रखेंगे। ट्रेजरिमा का मतलब होता है 3 लाइन स्टैंजा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53 बोल रहा है कि आई एम ए कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है? आई एम बी कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, ये क्या होता है? तो मैं बता दूं दोस्तों, ये अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाई एन एक्सेंटेड। ठीक है, यानी कि पहले अनएक्सेंटेड आएगा फिर आएगा एक्सेंटेड, यानी कि ए, यू ए। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है हमारा, ई एल डोराडो का मतलब पूछ रहा है क्या है? तो इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ अबंडेंस। क्या होता है इसका मतलब? प्लेस ऑफ अबंडेंस। द ओट्स ऑफ कीट्स, कीट्स की ओट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसकी कीट्स कैसी थी? बहुत ही रेगुलर। ठीक है, ध्यान रखना है अभी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंग्लिश सोनेट्स एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द, इसका आंसर आ जाएगा 18th सेंचुरी। ठीक है भाई, द इंग्लिश नॉवेल्स है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। द इंग्लिश नॉवेल्स कब एक्वायर्ड हुए थे मॉडर्न फॉर्म में? 18th सेंचुरी में। ठीक है, ध्यान रखना है। कमलदास की पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्फेशनल थी। कमलदास की जो पोइट्री थी वो कैसी थी? कन्फेशनल थी। ठीक है, ध्यान रखना है, यूपीजेएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोसाइड ड्रामा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्लोसाइड ड्रामा नहीं है। ये किसका वर्क है? देखिए 3 वर्क हैं ये सारे क्लोसाइड ड्रामा हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्लोसाइड ड्रामा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच कंसिस्ट ऑफ द लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। देखिए यहाँ पे ब्लैंक बस की डेफिनेशन किस तरीके से दे दी है? विदाउट राइमिंग, है ना। आयम्बिक पेंटामीटर मतलब है, लेकिन कैसी है? विदाउट राइमिंग, जिसमें राइमिंग नहीं होती, जस्ट में लास्ट में राइमिंग नहीं होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लैंक बस कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है। रिवेंज का मतलब होता है किसी से बदला लेना। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका आंसर देखिए हैमलेट है, इसमें भी बदला लिया जाता है ना। द डचेस ऑफ माल्फी इसमें भी लिया जाता है, और गोरबोडा के इसमें लिया जाता है, लेकिन बॉलपोन नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ट्रेजिडी कौन सी थी? सबसे पहली ट्रेजिडी कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गोरबोडक फर्स्ट ट्रेजिडी थी। और पूछा जाए यहाँ से फर्स्ट कॉमेडी कौन सी थी? तो आपको बताना है इसका आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शन इज। तो दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादा बोलने से पता नहीं खांसी से उठने लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू द ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों अगर सीरियस के बारे में बात हो रही है ना, और वो इम्पोर्टेंट एक्शन हो, इम्पोर्टेंट हो और सीरियस हो, तो वो अपने आप में कॉमेडी तो नहीं हो सकती, ना ही ट्रेजेडी कॉमेडी हो सकती, ना ही सैटायर हो सकती। तो क्या होगा? वो ट्रेजेडी होगा। ओके, सीरियस हो अपने आप में और इम्पोर्टेंट हो तो वो क्या होता है? ट्रेजेडी होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए जॉन ड्राइडन का वर्क था अभी ऑल फॉर लव, अभी कुछ ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन, है ना। तो ये अपने आप में क्या है? तो ये दोस्तों अपने आप में एक हीरोइक ट्रेजेडी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हमारी पूछा गया है कि टचस्टोन मेथड किसने दिया था? ये टर्म्स किसने दी थी? मैथ्यू अर्नोल्ड ने दी थी। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना है। थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ इन ए बलाड ए लाइन हो या कोई स्टैंजा हो, रिपीटेड हो रहा हो बट एन एडिशन दैट एडवांस इन स्टोरी, इट इज कॉल्ड, उसे बोल रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। ओके, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर 65 कि ए 14 लाइन्स की पोएम होती है, आयमिक पेंटामीटर में होती है लिखी हुई, लेकिन कंसिस्ट होती है किस चीज़ से?
तो वो कह रहा है कंसिस्ट 3 क्वाइटेंस से बनी होती है और एक कपलेट से, ठीक है। यानी कि जिसमें 3 क्वाइटेंस हों और एक कपलेट्स हो तो वो क्या होती है, शेक्सपियरियन सोनेट्स होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। 3 क्वाइटेंस प्लस एक कपलेट होती है, वो क्या होती है, शेक्सपियरियन सोनेट्स। तो क्वेश्चन ये है नेक्स्ट आपके लिए कि शेक्सपियरियन सोनेट्स को और क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, इंग्लिश सोनेट्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, जॉन कीट्स और टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए, जॉन कीट्स की जो एक बार कही है और टू ऑटम, ये तो हमें पता चल गया कि अपने आप में ये एक ऑड है, लेकिन कैसी ऑड है ये आप बताना है। तो आपको आंसर हो जाएगा होरेशियन ऑड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द पैटी डेल्यूशन एंड एम्बिशंस ऑफ द ह्यूमन काइंड आर बास्ड ओवर बाई कॉरिक फोर्सेस। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा द टाइनेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए एक नेक्स्ट वर्ड है हमारा, हेजियोग्राफिक्स किस चीज़ से रिलेटिव होता है। देखिए हेजियोग्राफिक एक ऐसा वर्ड होता है जो क्रिश्चियन होते हैं ना, क्रिश्चियन के जो सेंट्स होते हैं, ठीक है, चर्च में, तो उससे रिलेटिव ये वर्ड होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है, ध्यान रखना है। टी एस इलियट के एक नोशंस हैं जैसे डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वर ड्राइव फ्रॉम, ये किस चीज़ से ड्राइव किए गए, तो फ्रेंच राइटर्स ने इसको ड्राइव किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट 3 यूनिटीज ए पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ ए ड्रामा। तो देखिए दोस्तों, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन सब इसमें इंक्लूड है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है क्या है, वो यूनिटी ऑफ इवेंट्स, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। मिसमैच की बात कर रहे हैं तो थोड़ा देखिए दोस्तों, थोड़ा डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ना ऐसा रहा 100 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने हैं, तो वैसे इतना डिटेल भी नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है सारे ये, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे पूछेगा मिसमैच कौन सा है, ठीक है, एंटोनियम और सिनोनियम में। वैसे ही सारे सिनोनियम्स हैं इसमें। देखिए ऐसा का मतलब था किसी चीज़ का आकलन करना, टूटर्स का मतलब भी आकलन करना होता है, सीजन का मतलब था किसी चीज़ को त्यागना, इसका मतलब भी त्यागना, इसका मतलब जेल होता है, ये भी जेल है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ये एंटोनियम है, ठीक है। इसका मीनिंग चेक करना चाहो तो आप 1 मिनट के लिए उस पर चेक लेना गूगल पे जाके, ठीक है। मैं बता देता लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा 72 कि वर्स लिवरी क्या होता है। वर्स लिवरी बताइए क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप इन फॉर्म, ठीक है, ऑप इन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिनेटर एंड द डिकंस्ट्रक्शन इज। बताइए किस ये टर्म दी है, किसने दी है। द ओरिजिनेटर एंड द डिकंस्ट्रक्शंस, ये टर्म्स है किसने दी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दी है हमारी जैक्विस डेरिडा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ मिल्टन है 3 किड्स ऑफ पोएट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेटाफिजिकल थे, कैवलियर थे और क्या थे, पीरियड्स थे, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन हम नेक्स्ट। पूछा रहा है कि रेगुलर ऑड इज ए क्लोज इमिटेशन ऑफ। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पिंडार। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पिंडार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोएटिक जस्टिस किसने दी है टर्म। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा थॉमस राइमर, ऑप्शन नंबर डी, थॉमस राइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनफॉर्मल ऐसे इज आल्सो नोन एज। इनफॉर्मल ऐसे को और क्या कहा जाता है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, इसको फैमिलियर ऐसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैमिलियर ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंडन आबे क्या है, एक अपने आप में बताना है आपको। देखिए दोस्तों टिंडन आबे जो है ना, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है और ये ड्रामेटिक लिरिक भी है। ऑप्शन नंबर दोनों होने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल गलत टाइप हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। इनमें से कोई सा भी एक आंसर आप लगा सकते हैं ऑप्शन में। अगर दोनों मिलते हैं तो बोथ लगाना है, अगर एक मिले तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग मिल जाए, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी या लिरिक भी। ओके चलिए दोस्तों, एपिक क्या है अपने आप में। देखिए अभी पीछे बोला था एपिक का ऑप्शन क्या गया था वहाँ पे, एडजेक्टिव ऐसे कुछ दिया था, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, ठीक है, सीरियस सब्जेक्ट पे लिखी हुई होती है।
एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है एक मेजर डिवीजन किसी भी एक्शन या प्ले का, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ये अपने आप में क्या है? तो दोस्तों ये अपने आप में क्या है? एक ओड है। द सोनेट इज ए पोएम ऑफ, जो सोनेट जो होती है कितनी लाइन्स की पोएम होती है? 14 लाइन्स की होती हैं, ठीक है। सोनेट्स जो होती है हमारी 14 लाइन्स की एक पोएम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लासिकल ट्रेजेडी बाज ए फॉर्म ऑफ, जो क्लासिकल ट्रेजेडी है बताइए क्या होती है? ये अपने आप में एक ड्रामा होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एलिजी बिगैन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज, एलिजी किसे कहते हैं बताइए? एलिजी का मतलब होता है जब किसी की डेथ पर हम लिखते हैं, है ना, मतलब दुख से भरी हुई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, इट वाज ए पोएम ऑफ सोरो। ये किसकी पोएम होती है? सोरो। सोरो का मतलब होता है दुख। ओके दोस्तों। नोवेल क्या होता है? नोवेल होता है लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, सॉरी 86। एवरीमैन क्या होता है बताइए? तो दोस्तों एवरीमैन जो है यहाँ पे वो है, इसका आंसर हो जाएगा ए मोरालिटी प्ले। ओके। ड्रामेटिक मोनोलॉग, मैंने आपको बताया था ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, इसका वो पूछा रहा है जनर, तो ये है अपने आप में एक पोएम है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड, शेक्सपियर ने अपने प्लेज में सबसे ज़्यादा क्या यूज करा है? तो उन्होंने ब्लैंक वर्स यूज करा था, ठीक है, ध्यान रखना है। शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखी थी? 154 सोनेट्स। और मैं आपसे पूछूं विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितनी लिखी थी? तो 523 लिखी थी, 523। अभी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, ये ध्यान रखना अभी। चलिए, एल्यूजन क्या होता है दोस्तों? एल्यूजन होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट का मतलब किसी चीज़ को, अगर हम किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको बात नहीं कह पा रहे, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट्स, पर्सन हो, प्लेस हो, आर्टिस्टिक वर्क हो, कोई भी, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं हम एल्यूजन। नेक्स्ट है ए बलेड। ए बलेड क्या होता है? बलेड क्या पता? एक होता है फोक सॉन्ग होता है। ये क्या होता है? बलेड एक फोक सॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विद ए पॉपुलर स्टोरी। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनाउमेंट क्या होता है? ये एक प्ले होता है अपने आप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन 93, एन एप्लॉग। एक्लॉग क्या होता है दोस्तों? एक्लॉग होता है एक पेस्टोरल पोएम होती है, ठीक है, क्या होती है? पेस्टोरल पोएम होती है। कथारसिस पूछा गया था, मैंने बताया था रिलेटिंग टू ट्रेजिडी से रिलेटिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरस क्या होता है? ये सिंगर से रिलेटिव होता है। किससे? सिंगर से, ठीक है। कोरस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमिक रिलाइफ क्या होता है? कॉमिक रिलाइफ होता है शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड और इंटरप्टिंग ए ट्रेजिडी, ठीक है, ये होता है हमारा कॉमिक रिलाइफ। देखिए मोरालिटी प्लेस क्या होते हैं? ये हमारे प्रोड्यूस हुए थे 15 सेंचुरी में और 16 सेंचुरी के आसपास में, ठीक है, ध्यान रखना है। दोनों ऑप्शन में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नोवेलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसी लेन। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 100 क्वेश्चन बस होने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैराबल। पैराबल क्या होता है? देखिए एक संक्षिप्त स्टोरी होती है, ये हमारी कहानी होती है, तो एक ब्राइट टेल स्टार्टिंग बाई सम मॉरल्स, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है कि फॉर देम नो राइट द ब्लेजिंग हेर्थ स्टोन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन? बताइए किस चीज़ की लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों में ध्यान रखना है आपको, ये जो लाइन ली गई है ना, ये हमारी थॉमस ग्रे की एलिजी है, ठीक है, ध्यान रखना है। द अल्केमिस्ट क्या है? देखो दोस्तों, द अल्केमिस्ट अपने आप एक नॉवल भी है और ये अपने आप में एक कॉमेडी भी है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एन अलेक्जेंड्राइन इज ए बस लाइन। देख अलेक्जेंड्राइन लाइन जो क्या होता है, ये अपने आप में एक हेक्सामीटर में लिखी हुई होती है, ठीक है, आयम्बिक हेक्सामीटर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। W.H. Auden बिलोंग टू द 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोइट्री है वो कैसी है बताइए? तो आपका आंसर जाएगा इनकी ऑप्टिमिस्टिक थी, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोइट्री है वो कैसी हैं? ऑप्टिमिस्टिक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्राइडन एज ए क्रिटिक बाज। ड्राइडन कैसे थे, हमारे क्रिटिक थे, लेकिन कैसे थे वो बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर में हो गया है कन्फ्यूजन मुझे, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, मैं गलत नहीं बताना चाहूँगा, तो इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, या आप इस क्वेश्चन को ड्राइडन एज ए क्रिटिक बोल देंगे तो गूगल पे आपको पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है तो गलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीट राइटर्स जो है ना, ये कब लिखे गए थे हमारे, ये लिखे गए थे हमारे 1950 के आसपास में। ठीक है, ध्यान रखना 1950 आपको क्लिक करना है। ब्यूकोलिक का मतलब होता है एक पेस्टोरल पोएट्री। ठीक है, कैसी होती है, पेस्टोरल पोएट्री। द पोएट हु रोड द पेस्टोरल पोएट्री, एक ऐसे पोएट जो पेस्टोरल पोएट्री लिखते हैं ग्रामीण के ऊपर, तो उसे बोलते हैं ब्यूकोलिक। ठीक है, हु इज़ नोन एज द पोएट्स, पोएट्स किसे कहते हैं, द पोएट्स पोएट्स होता है एडमंड स्पेंसर। क्या होता है वो, एडमंड स्पेंसर, यानी कि ऐसा कौन सा राइटर है जिसको पोएट्स पोएट कहा जाता है, तो एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शेक्सपियर ने जो लिखी थी वो सारी रोमांटिक कॉमेडीज लिखी थी। ठीक है, भी ध्यान रखना है। अब मैं पूछूँ आपसे, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स किसने लिखी थी, तो बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन का नाम पूछा था ह्यूमर्स में। ठीक है, ध्यान रखना है। टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट, देखिए अगर जब हम किसी और पर्सन के थॉट को यूज करते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्लेजरिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर लिए हमने 110 आज की इस वीडियो में, और हमारा जो टारगेट है लगभग 400 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट है। ठीक है, तो यानी कि सारी इंपॉर्टेंट बुक्स, मतलब जो 4 बुक्स हैं, मैं बता देता हूँ आपको बुक्स के नाम। सुधीर के अरोरा है, और सक्सेस इन योर हैंड्स है, यूथ की बुक है, एक घटना चक्र। इस 4 बुक्स का कलेक्शन मैं आपको इस बुक में दे रहा हूँ। जितने भी प्रीवियस के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनके सारी लिटरेरी टर्म्स, जितने भी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं, सारी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो हमारा वीडियो बनेगा ना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। जो इस टाइम 2023 में पेपर होने वाला है यूपी टीजीटी पीजीटी का, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसका पार्ट सेकंड ज़रूर बहुत जल्दी लाऊंगा, जिसमें भी हम लगभग 100 क्वेश्चन ऐड करूँगा। तो बहुत जल्दी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, अपना सपोर्ट जरूर देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय साथियों।